हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक होगा भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, कहते हैं मुस्लिम धर्म की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी और इन्होंने धर्म का काफ़ी प्रचार किया। इनकी मृत्यु जब 632 ईस्वी में हो गई तो इनके उत्तराधिकारियों ने 6 वर्षों के अंदर ही मुस्लिम धर्म का काफ़ी प्रचार कर दिया बहुत सारे देशों में, जैसे आपको सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान आदि देशों में कर दिया। उनके उत्तराधिकारियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ जल सेना, थल सेना आदि से दोनों मार्गों के द्वारा भी भारत पर आक्रमण किया, किंतु वह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, 712 तक इन्हें वह सफलता प्राप्त नहीं हुई जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुई। तो भारत पर मुसलमानों का जो आक्रमण या अरबों का आक्रमण, वह उसका कुशल नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, तो आते हैं इसके शुरुआत से। अरबों के आक्रमण का भारत पर उद्देश्य क्या था? भारत पर अरबों के द्वारा जो आक्रमण किया गया उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो कहते हैं कि भारत क्या था? प्राचीन समय में ही एक सुखी संपन्न देश था। इसकी संपन्नता काफ़ी अधिक थी। यही कारण है कि भारत की संपन्नता को देखते हुए अरबों ने भारत पर आक्रमण करने की चाहत बढ़ी और चाकी कि उसके भारत की संपन्नता को लूटकर यहाँ से संपत्ति को ले जाकर अपने देश को क्या बनाना? संपन्न बनाना। इसकी शुरुआत होगी आपको इराक का शासक। किस देश का शासक? इराक का शासक अल हजाज। कौन है? अल हजाज। भारत की संपन्नता के कारण उसे जीतकर, यानी भारत को जीतकर उसे संपन्न बनाना चाहता था। किसको? इराक को, यानी अपने देश को संपन्न बनाना चाहता था या खुद संपन्न बनना चाहता था। उसी समय कुछ ऐसी परिस्थितियां घट गई जिससे भारत पर आक्रमण करने का जो उसका उद्देश्य था वह पूरा हो गया। एक बहाना चाहिए था, जो ये बहाना मिल जाएगा आपको 712 से पहले, यानी कि 711 के आसपास। कहते हैं अरबों के कुछ जहाज जो व्यापार के सिलसिले में आते रहते थे इंडिया, उसको सिंध के देवल बंदरगाह पर, कहाँ? सिंध के देवल बंदरगाह, नोट करते रहेंगे हम लोग। सिंध के देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरों ने उसे लूट लिया। ठीक है, जिससे खलीफा क्या होता है? मुस्लिम धर्म जगत का क्या होता है? प्रधान होता है। जो पैगंबर साहब के बाद मुस्लिम धार्मिक गुरु भी होंगे और क्या कहते हैं, धार्मिक प्रधान भी होंगे पूरे मुस्लिम जगत का। एक खलीफा जिसे 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया इसके पद को। ठीक है, तो खलीफा ने सिंध के शासक उस समय दाहिर थे, देखेंगे यहाँ पर, सिंध के शासक दाहिर से जुर्माने की मांग की। कहते हैं दाहिर सिंध का शासक था उस समय। कौन? दाहिर उस समय सिंध का शासक था। उसने खलीफा के पास जवाब भिजवाया कि जो लुटेरे हैं वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जुर्माना देने में असमर्थता जाहिर कर दी। कहते हैं खलीफा को तो बहाना चाहिए था इंडिया पर आक्रमण करने का, तो उसने सिंध के शासक दाहिर के जवाब से असंतुष्ट होकर, क्रुद्ध होकर भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। देखेंगे दाहिर के जवाब से क्रुद्ध होकर खलीफा ने भारत पर आक्रमण का क्या कर लिया? निश्चय कर लिया, यानी कि बहाना इनको मिल गया। कहते हैं 712 ईस्वी में अल हजाज, जो इराक के गवर्नर होंगे, अल हजाज के भतीजे या दामाद
दोनों रिश्ता था इनसे, भतीजे या दामाद मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने मात्र 17 वर्ष, एक बहुत कम आयु में सिंध पर आक्रमण किया, यानी कि सिंध पे अभियान जो किया उसका सफल नेतृत्व किया। यानी कि अरबों का जो सिंध पर आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, वह क्या हुआ, सफल हुआ। ठीक है, ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इनको अल्लाह हज़रत की तो अनुमति मिली ही मिली, साथ में खलीफा की भी अनुमति थी, खलीफा की भी अनुमति थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करने के दो उद्देश्य बताए, भारत पर आक्रमण करने के दो उद्देश्य बताए, किया एक ही लेकिन उद्देश्य दो बताएगा। सबसे पहला उद्देश्य बताएगा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। कहाँ, भारत में। उसने कहा कि भारत काफिरों का देश है, इसलिए भारत जाके हम वहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है। दूसरा, भारत की संपत्ति को लूटना और उसे वापस अपने देश ले जाकर अपने देश को संपन्न बनाना। तो उस समय भारत की संपत्ति कहाँ रहती थी, आपको पता होना चाहिए कि उस समय भारत की अधिकांश संपत्ति मंदिर और राजमहलों में होती थी। कहाँ, मंदिर और राजमहल। बाकी जनता कंगाल होते थे, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने मंदिर और राजमहल को ही लूटने का काम किया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था वो लगभग 3 वर्षों चला, 712 से 715 ईस्वी। लगभग कितने वर्षों से चला वो, 3 वर्षों तक, 712 ईस्वी से 715 ईस्वी। इनके जो आक्रमण हुए बहुत सारे क्षेत्रों में हुए, लेकिन हम इसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाने का काम करेंगे, ताकि उसने कैसे धीरे धीरे करके एक एक करके सिंध को विजय किया और भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का काम किया। ठीक है, सबसे पहले देवल विजय, जहां पर अरबों के बंदर जहाज लूट लिए गए थे, जहां पर अरबों के जहाज लूट लिए गए थे। तो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहुत सारी सेना लेकर, एक बृहद संख्या में सेना लेकर देवल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कहाँ आक्रमण कर दिया, देवल पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं दाहिर ने यहाँ पर अदूरदर्शिता का परिचय दिया। किसका परिचय दिया, अदूरदर्शिता का परिचय दिया। उसने देवल की रक्षा नहीं की और पीछे हटने का काम किया। और यही नहीं, उनका जो भतीजा था कुछ राजपूत सैनिकों के साथ मोहम्मद बिन कासिम का क्या करेगा, सामना करेगा, जो असफल होगा। अगर उसी समय दाहिर ने उसे सहायता पहुंचाई होती तो आज परिदृश्य दूसरा होता, लेकिन ऐसा नहीं किया। दाहिर ने पीछे हटने का काम किया। और यहाँ पर दाहिर के भतीजे ने जो राजपूतों से मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, आखिर वो असफल हो गया, ये अलग बात है। लेकिन पहली बार राजपूत शब्द का प्रयोग यही किया गया है दाहिर के द्वारा, जो उन राजपूतों ने क्या किया, उसका मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध युद्ध किया या उनका सामना किया। तो पहली बार राजपूत शब्द का प्रयोग यही किया गया है, आप लोग नोट करते रहेंगे। तो देवल विजय में दाहिर ने क्या परिचय दिया, अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं की। ठीक है, और कहते हैं देवल आराम से मोहम्मद बिन कासिम के अंदर आ गया, उस पर कब्जा हो गया। अगला जो है नेउर या न्यून कहते हैं, नेउर या न्यून। ठीक है, उसका विजय भी मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी सफलता के साथ कर लिया, क्योंकि यहाँ भी दाहिर ने काफ़ी क्या कहते हैं अयोग्यता का परिचय दिया। देखेंगे यहाँ पर दाहिर ने काफ़ी अयोग्यता का परिचय दिया। उसने वहाँ से अपने पुत्र जय सिंह को वापस बुला लिया। जय सिंह न्यून के रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात थे, लेकिन उस दाहिर ने क्या किया, उसे वापस बुलाकर ब्राह्मणबाद में भेज दिया। कहाँ भेज दिया, ब्राह्मणबाद। ठीक है, कहते हैं
दाहिर ने वहाँ न्यूड का जो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था था एक ब्राह्मण को सौंपने का काम किया। क्या किया? एक ब्राह्मण को सौंपने का काम किया जो पुजारी थे। कहते हैं वो पुजारी और वहाँ के बहुत सारे बौद्धों की संख्या यानी बौद्ध भिक्षुकों की संख्या ने मोहम्मद बिन कासिम का खुले दिल से स्वागत किया और ने उन पर विजय प्राप्त करने में, कहते हैं बिना युद्ध का ही विजय प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ के जो जनसंख्या थी बौद्ध बहुल, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत कर दिया। ठीक है, जिससे आराम से न्यून पर कब्जा हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, ये जो न्यून है वर्तमान में पाकिस्तान के हैदराबाद के दक्षिण में स्थित चराग के समीप है। कहाँ? पाकिस्तान के हैदराबाद के पास है। ठीक है, अब आते हैं अगला पड़ाव, राओर। कहते हैं राओर में उस समय दाहिर और उसकी पूरी फौज मौजूद थी। यहाँ पर युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम के साथ युद्ध करते करते दाहिर की मृत्यु हो गई और इस समय उसका पुत्र जय सिंह क्या किया, फिर से अपनी माता यानी कि उस दाहिर की विधवा के हवाले किला को करके किला के रक्षा का भार अपनी विधवा माँ को देते हुए वह फिर वहाँ से पलायन कर गया। यानी कि वो बराबर क्या कर रहा है? भाग रहा है। वह कभी भी सामना नहीं करेगा। तो यहाँ पर दाहिर की तो मृत्यु ही हो जाएगी। अब बाद में जब मोहम्मद बिन कासिम का ज़्यादा आक्रमण बढ़ेगा तो इसकी पत्नी, दाहिर की पत्नी जब देखेगी कि हम किला के रक्षा करने में असमर्थ है तो क्या करेगी? खुद आत्महत्या कर लेगी। यानी कि दाहिर उसकी पत्नी की मृत्यु कहाँ हो जाती है? राओर में। अब अगला पड़ाव है ब्राह्मणवाद। अगला पड़ाव है ब्राह्मणवाद। जयसिंह चूंकि यहां मौजूद था इसलिए जयसिंह के साथ यहां पर युद्ध होगा और जयसिंह की पराजय हो जाएगी। किसकी पराजय हो जाएगी? जयसिंह की पराजय हो जाएगी। ठीक है, यहां से मोहम्मद बिन कासिम को बहुत सारा संपत्ति हाथ लगेगा। देखें, बहुत सारा संपत्ति हाथ लगेगा और दाहिर की विधवा रानी लाडी, उसकी दो पुत्रियां सुरदेवी और परमल देवी को कब्जे में लिया। कहते हैं बहुत सारी संपत्ति और उनकी दोनों पुत्रियों को खलीफा के सेवा में भेजने का काम करेंगे मोहम्मद बिन कासिम। अगला पड़ाव है मुल्तान। दाहिर का भले ही अंत हो जाए, दाहिर की पूरे फैमिली का अंत हो जाए, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम यहीं रुकने का काम नहीं करेगा, यह आगे बढ़ता चला जाएगा। कहते हैं मुल्तान आंतरिक कलह के कारण, वहाँ के मंत्रियों के आंतरिक कलह के कारण विश्वासघातियों के ने कासिम को यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को नगर के जल स्रोत की जानकारी दे दी। यानी कि मुल्तान नगर को जहाँ से पेयजल की आपूर्ति की जाती थी वो स्रोत को बता दिया गया मोहम्मद बिन कासिम को, वहाँ के विश्वासघातियों के द्वारा, जिसने अपने राज के साथ विश्वासघात किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? उस जल स्रोत को ही क्या कर दिया? रोक दिया, जिससे कि नहर में जल न जाएगा। इसलिए मुल्तान के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि जल के बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, तो इस नगर से कासिम को काफ़ी धन मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारा। इसलिए कासिम ने मुल्तान को स्वर्ण नगर का नाम दिया है। क्या नगर का? स्वर्ण नगर का नाम दिया है। देख रहे हैं दोस्तों। कहते हैं इसके बाद भी मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इसी समय उसकी वापसी की रूपरेखा तैयार हो गई, क्योंकि 714 ईस्वी में इराक के गवर्नर अल हजाज की मृत्यु हो गई और 715 ईस्वी में तत्कालीन खलीफा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया और सिंध का जो गवर्नर था वो जुनूद को नियुक्त कर दिया गया।
सिंध का गवर्नर किसको नियुक्त कर दिया गया? जुनैद को नियुक्त कर दिया गया। सिंध विजय में मोहम्मद बिन कासिम को वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने काफ़ी सहायता पहुँचाई है। ये बहुत ही बहस का विषय है कि आखिर भारतीय होते हुए भी बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम को क्यों सहायता पहुँचाई? तो इसके पीछे कहा जाता है कि दाहिर एक काफ़ी अयोग्य शासक था। वो जनता के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था, उसे जनता का उससे कोई लगाव नहीं था। यही कारण है कि विदेशी के आने पर भी, एक दूसरे धर्म के लोगों को आने पर भी यहाँ के लोगों ने उसे तहे दिल से स्वागत किया, अपने राजा का विरोध करने का काम करेगा। किसके कारण? दाहिर की अयोग्यता के कारण। देखेंगे यहाँ पर सिंध का गवर्नर जुनैद ने, जो सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया था, भारत के आंतरिक भागों में जीतने के लिए अनेक बार सेनाएं भेजी। देख रहे हैं, क्योंकि इसका भी उद्देश्य होगा कि भारत के अधिकांश भागों पर हम आक्रमण करें और उससे बहुत सारा संपत्ति लूट के अपने देश ले जाएं। क्योंकि जो भी ऐसा करता था उसे खलीफा के साथ विशेष उपाधि दी जाती थी। ठीक है, वो खलीफा के काफ़ी पास पाया जाता था। इसीलिए जुनैद भी काफ़ी प्रयास करेगा भारत के आंतरिक भागों को जीतने का। लेकिन उस समय तक भारत के जो बेहतरीन शासक होंगे, प्रतिहार चालुक्य, जैसे नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार नरेश, पुलकेशियन द्वितीय, चालुक्य नरेश ने उसे वापस खदेड़ने का काम करेगा। देख रहे हैं ना, उस समय माने बेहतरीन शासक आ जाएंगे इंडिया में, और उन लोगों ने जुनैद के महत्वाकांक्षाओं पर क्या करेगा? रोक लगाने का काम करेगा। और भारत में जो सिंध पर ही सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम या खलीफाओं का क्या होगा? अधिकार होगा। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे उसे सिंध को भी त्याग कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो संस्कृति थी, हमारी संस्कृति थी, काफ़ी अलग थी। ठीक है, देखेंगे कालांतर में उन्हें सिंध का भी त्याग करना पड़ा। यानी कि प्रथम प्रयास में भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ, वो एक कह सकते हैं इसको कि तनिक सुख का इसमें उसे आभास हुआ, क्योंकि सारे संपत्ति लूट के ले गए। यहाँ पर मुस्लिम धर्म का प्रचार नहीं होगा। इसलिए विद्वानों ने मोहम्मद बिन कासिम के जो आक्रमण का उद्देश्य कहा है, वो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति का लूटना, न कि मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला जो होगा भारत में तुर्क आक्रमण का हमारा वीडियो बनेगा। ठीक है।